ठीक है। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता इच्छा शक्ति की, और ये बहुत गंभीर मामला है। और जो मंत्री प्रसाद जी ने कहा है, मंत्री प्रसाद जी ने जो भी कहा, शिक्षा मंत्री हैं जी, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि जिस बात को किसी विभाग का मंत्री स्वीकार करे कि विभाग में भ्रष्टाचार है, हाँ, तो ये जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं पहले मंत्री जी और सरकार की बनती है कि भ्रष्टाचार को किस तरह से रोकें। जिम्मेदारी मंत्री और सरकार की बनती है कि भ्रष्टाचार कम करे। अमिताभ जी, मुझे ये जिम्मेदार होने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बच्चों को शिक्षित आप कब करेंगे। जिम्मेदार जो है सो है, वो एक बात हो सकती है, लेकिन शिक्षा जिसको आप आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, आपकी कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी, माना कि 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन उम्मीदें तो हैं। आप बच्चों के हाथ में झाड़ू थमा रहे हो, कलम है नहीं, कैसे विकास होगा प्रदेश का और देश का। ये गंभीर मामला है जो आपने कहा। मैं निश्चित रूप से अगर बच्चों से झाड़ू किया जा रहा, मैं इसका जवाब दे दूं तो मैं तभी माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा इनका समय ले रहा हूं कि जो बच्चों के हाथ में झाड़ू दिखा करके जो आपने दिखाया है, जिससे बच्चे सफाई कर रहे हैं, ये गंभीर मामला है। बच्चों को उनके अभिभावक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, सफाई करने के लिए। इसमें निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और इस पर जांच करवाने की कोशिश करूंगा ताकि जांच होकर के जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। रही दूसरी बात, निश्चित रूप से हमारी सरकार आए हुए 4 महीना हो गया, हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से पूरी व्यवस्था को रास्ते पे लाएं। और मुझे विश्वास भी है कि अगर नियत काम करने की होगी तो नियत जहां काम करने की होती है वहां परिणाम दिखता है। नहीं, अमिताभ जी, सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल का ही प्रोडक्ट हूं। अभी कुछ दिनों पहले श्री रविशंकर जी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नक्सली बनते हैं। मैं तो नक्सली नहीं बना, फिर उनको उस बयान को उसी मांगनी पड़ी। क्या इस तरह के जो बयान हैं, क्या उत्तराखंड में जो सरकारी स्कूल हैं, क्या उस बयान को सही साबित करना चाहते हैं? क्या झाड़ू देके, फट्टा देके आप बिजली के जो तार हैं वो तार खींचते हो, उस तार में चढ़ के जो बच्चे हैं वो यहां से वहां लटक के जाते हैं, आप बीच में एक पाइप लगा देते हो, उस पाइप से चढ़ के बच्चे यहां से वहां अमिताभ जी जा रहे हैं। ये अंधेरगर्दी मची है प्रदेश में। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश का दुर्भाग्य रहा, खासतौर पर हिंदी पट्टी जो है देश की, उसका दुर्भाग्य रहा कि यहाँ 2 सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, सेक्टर है, वो सरकार की प्रायोरिटीज में कभी नहीं रहे। जी, जितना जीवन मैंने देखा, स्वास्थ्य और शिक्षा, जी, ये सबसे बेसिक चीजें हैं, लेकिन इस सरकार के एजेंडे में कभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहे। हाँ, बोले ठीक है, स्कूल है, खुल गया, बंद हो गया, मास्टर गया नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। अस्पताल में मरीज जमीन पर, कुत्ता बेड पर सो रहा है, किसी को दिक्कत नहीं। जी, ये जो एक कैजुअल अप्रोच रही सिस्टम की स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर, उसने इस देश को नुकसान पहुंचाया। मुझे याद है एक गाजियाबाद में एक जिलाधिकारी आए, तो वो एक समारोह में मेरे साथ थे, तो बात चली सरकारी स्कूलों की स्थिति की। ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूं, ये प्रसंग उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक लागू होता है। जी, तो उन्होंने कहा अमिताभ जी स्थिति बहुत खराब है, सरकारी स्कूलों के टीचर काम नहीं करते, सिस्टम नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैंने कहा मैं एक मंत्र बताता हूं, नौजवान कलेक्टर थे, मैंने कहा एक ही दिन में सब ठीक हो जाएगा। बड़े उत्साहित हुए, बोले बताइए। मैंने अपने बच्चे का दाखिला इस स्कूल में करा दीजिए, किसी सरकारी स्कूल में। टीचर भी आएगा, अध्यापक भी आएगा, झाड़ू लगाने वाला भी आएगा, पानी भी होगा, शौचालय भी होगा, वाचनालय भी होगा, भोजनालय भी होगा, सब ठीक चलेगा और मिड डे मील में छिपकली नहीं निकलेगी। कलेक्टर साहब जी, लेकिन कलेक्टर साहब का बेटा पढ़ेगा 5 तारा नुमा उसमें, जी, एसपी साहब का बेटा पढ़ेगा 3 तारा वाले स्कूल में, अमिताभ अग्निहोत्री का बेटा पढ़ेगा पब्लिक स्कूल में, जी, सुबोध उनियाल का बेटा पढ़ेगा ऑक्सफोर्ड में। जी, तो जो चंपावत में स्कूल है उसकी सुध कौन लेगा? मुझे ये बताओ ना। जी, मुश्किल यहां पर है। जी, एक उदाहरण देता हूं, तमिलनाडु में एक जिला है सेलम, वहां एक नौजवान कलेक्टर भर्ती हुआ। एक दिन वो वहां के सरकारी स्कूल के लाइन में लग गया, सुबोध जी, जाके फार्म लेने के लिए। तो शायद प्रिंसिपल या जो भी रहा होगा, वो राउंड पर निकला तो किसी ने पहचान लिया कि ये कलेक्टर है। उनको लेके ऑफिस में बोले क्या, बोले अपनी बच्ची का एडमिशन कराना चाहता हूं। भाई ये देखना पड़ेगा, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी नौकरशाह को अपने बेटे को वहां डाल के तो देखना चाहिए। ठीक है। देहरादून सुबोध जी, बहुत सारे मेहमान हैं कि करके सबके पास आऊंगा, मुझे पता है आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत कुछ आपके पास बोलने के लिए होता है, लेकिन सबको एक एक करके मौका देना पड़ेगा, मजबूरी हमारी है। सतीश घड़ियाल साहब मौजूद हैं, आप शिक्षक नेता हैं, देहरादून से जुड़ रहे हैं। सतीश जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके सामने जाके गुहार लगाऊं। मेरा एक बेटा है 3 साल का, अगले साल मुझे उसका दाखिला कराना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस व्यवस्था को देखकर क्या करूं।
देखिए, जी बोलिए। जहां तक विद्यालयों में छात्रों के द्वारा झाड़ू लगाने की बात कही जा रही है, तो हमें इसके पीछे ये देखना पड़ेगा कि वो परिस्थितियां क्या हैं जिनके कारण बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ। अगर विद्यालय में शिक्षक हैं और छात्र हैं, हाँ, और उसके अलावा 4th क्लास की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर ऐसे में विद्यालय में झाड़ू कौन लगाएगा? या तो शिक्षक लगाएंगे या बच्चे लगाएंगे। हाँ। और कौन लगाएगा? हाँ। तो हमारा कहना यह है कि अगर विभाग के द्वारा विद्यालयों को 4th क्लास की व्यवस्था कराई जाती है, तो निश्चित रूप से 4th क्लास मुझे कोई शिक्षक झाड़ू लगाता दिखा नहीं, मुझे बच्चे झाड़ू लगाते क्यों दिखे? अतुल जी, हेलो। एक बात मैं कहूंगा, सिर्फ आपका 1 सेकंड लूंगा जी। आज से 30 बरस पहले जब मैं पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, उत्तर प्रदेश में एक शहर है फर्रुखाबाद, वहां तो वहां के जो टीचर थे सुबोध जी, वो इंटरवल में लोटा पकड़ा देते थे दूध लाने के लिए। हाँ। कि टीचरों के लिए चाय बनेगी, दूध लेके आओ। हाँ। ये सेवा कार्य तो तब से करा रहे हैं, ये आज का परंपरा नहीं है। हाँ। फुटेज आज मिला आपको, लेकिन ये तो मैं उस समय से देख रहा हूं सरकारी स्कूलों का रवैया। अध्यापक ये मान के चलता है कि जो बच्चा पढ़ने आया है ये आधा शिक्षार्थी है और आधा हमारा सेवादार है। यहां पर भी समस्या है। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज कहना चाहूंगा इसको अतुल जी, सतीश जी का एक बात मैं कहना चाहूंगा। जब मैं एक बार मुझे मौका मिला प्राथमिक शिक्षा संघ के सम्मेलन में जाने का, तो वो गोष्ठी थी, गोष्ठी का नाम था प्राथमिक शिक्षा उन्नयन गोष्ठी। तो उस गोष्ठी में जब मेरे द्वारा यह कहा गया, 500-700 अध्यापक उस हॉल में थे, कि क्या इसमें से कोई अध्यापक खड़ा होकर यह बता पाएगा कि उसका बाल्य प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ले रहा है, तो वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। एक भी अध्यापक का पुत्र प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ रहा था। तो मैंने कहा, जिस विद्यालय को आप अपने बच्चों के उचित नहीं समझ रहे हो, उसमें निश्चित रूप से शिक्षा का उन्नयन कैसे किया जाए, बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल, दायरे तौर पर बहुत गंभीर मामला है। एक हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पार हम उत्तर प्रदेश की सूरत हाल दिखाएंगे और फिर जो हमारे लखनऊ वाले मेहमान बैठे हुए हैं, आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। अभी हमारे पास बहुत वक्त है और हम आज कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करके किसी सकारात्मक हल तक तो पहुंचने की कोशिश करें, और इसीलिए हमने सुबोध जी को यहां बैठाया है ताकि सुबोध जी से कोई ठोस आश्वासन ले सकें, ताकि सुबोध जी सीधे मुख्यमंत्री जी से बात कर सकें और उत्तराखंड में नौनिहालों के हाथ से झाड़ू छीने और जो गुरुकुल की जो परंपरा है, जो सेवा भाव करने की बात है, अरे भैया सेवा करवाओ लेकिन पढ़ाओ भी तो, उस मंत्र पर अमल किया जा सके। तुरंत लौट के आ रहे हैं। स्टूडेंट प्रेजेंट टीचर अपसेट, जिन्हें करनी थी पढ़ाई वो कर रहे हैं सफाई, जिन्हें देनी थी शिक्षा उन्हें नहीं स्कूल आने की इच्छा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के स्कूलों का हाल। किसी के साथ नहीं। आरसीआई में सरकार ने बताया कि निशंक साहब की सरकार में करोड़ों रुपए हवाई यात्रा में उड़ाए गए, करोड़ों का नाश्ता खाया गया, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में तेल डलाए गए। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है ये? आपने आरोप लगाया है, अगर जब तक कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है किसी भी विषय का, अगर सीएजी ने कहा कि मानकों का उल्लंघन करके ठेके दिए गए तो वो भ्रष्टाचार होता है। ऐसा है, आपका जो सम्मानित चैनल है हाँ। वो सिर्फ निशंक जी को लेके चल रहा है कई दिनों से। आप गलत बयानी कर रहे हैं। किसी के खिलाफ नहीं। जितनी भी लूप होल मुझे मिलेंगे मैं अपने चैनल पर ठोक कर दिखाऊंगा, दिखा रहा हूं। जिसको जो करना हो कर ले। हमारा किसी के साथ कोई हमारी लड़ाई नहीं है, कोई हमारा किसी के साथ एजेंडा नहीं है। जो मुद्दे हैं मुद्दों पे बहस करते हैं, स्वच्छ बहस करते हैं। आप अपना पक्ष रखिए, हम अपने आंकड़ों पर बात करेंगे। कोई आरोप नहीं लगाया मैंने। चलिए, अब आप कह रहे हैं तो मुझे हटाना ही पड़ेगा। कोई आरोप नहीं है जी। चलिए, अब आप कह रहे हैं तो मैंने माना। हम सिस्टम पर चोट करते हैं और करते रहेंगे क्योंकि हम जनता हैं और हम अपना विकास चाहते हैं। हम जनता का विकास ईमानदारी से चाहते हैं। सिस्टम पर चोट कर रहे हैं, करते रहेंगे। क्योंकि खबर वही जो हमने कही। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25
5 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझें। एक परफेक्ट स्टूडेंट बने एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। स्टूडेंट प्रेजेंट टीचर अपसेट, जिन्हें करनी थी पढ़ाई वो कर रहे हैं सफाई, जिन्हें देनी थी शिक्षा। और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का हाल आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड की तरह बेहाल है उत्तर प्रदेश की शिक्षा का हाल भी। छात्रों की जिंदगी से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कूलों के सामने मेन होल और सीवर लाइन खुली पड़ी है और प्रशासन को है कि मतलब नहीं। सब पढ़ें, सब पढ़ें। प्यारों से मिलने, बचपन के निकले। ये वो नारा है जिसे हमारी सरकार बोलती रहती है और चाहती है कि उसके साथ साथ पूरा देश भी इस नारे को रट ले। इसके खातिर बाकायदा फंड भी है और कहने में हर्ज नहीं कि उस फंड का जमकर दोहन भी होता है, लेकिन हकीकत क्या है ये कैमरे से छिपी नहीं। देश के तमाम हिस्सों में बच्चों के गड्ढे में गिरने की घटनाएं पेश आती रहती हैं, लेकिन प्रशासन सबक सीखने को तैयार नहीं। हम आपको इलाहाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अलग अलग स्कूलों के सामने खुदे पड़े हैं बड़े बड़े गड्ढे और उनमें भरा पानी रोज छात्रों को मौत की दावत दे रहा है। कहीं मेन हॉल खुला है तो कहीं दीवार के किनारे बनी नाली ही ओवरफ्लो होकर गंदे तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और छात्रों को पढ़ाई की खातिर हर रोज इनसे गुजरना पड़ता है। हम लोग स्कूल जाते हैं, वहीं पे बहुत गड्ढे रहते हैं जिसमें पानी भरा रहता है और जाते हैं तो देर में पहुंचते हैं और मैडम सर डांटते हैं। वहीं अभिभावक भी इसी कश्मकश में रहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं, लेकिन बच्चों के भविष्य की खातिर उन्हें अपने बच्चों की जान जोखिम में डालनी ही पड़ती है। तो स्कूल छोड़ने जाना होता है तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, जैसे कहीं गिर न जाएं, पानी भरे, यूनिफॉर्म ड्रेस गंदी हो जाती है, लोग गिर जाते हैं, उसके बाद फिर से उनको फिर दिक्कतें सामने करनी पड़ती हैं। पानी भरा रहता है तो ऐसा लगता है कि उसमें जाने में डर लगता है कि कहीं उसके अंदर गड्ढा ना हो, उसके अंदर चली न जाए बाइक। अब आपको दिखाते हैं पंचशील नगर की तस्वीरें। इन नन्हे मुन्ने बच्चों में इस बात को लेकर होड़ है कि कौन पहले स्कूल में जाए, क्योंकि उनमें पढ़ने की ललक है। वे इस बात से अनजान है कि उनका स्कूल किसी भी वक्त उनकी मौत का सबब बन सकता है, क्योंकि स्कूल की इमारत के ऊपर 33,000 वोल्ट की तार गुजरती है। पिछले हफ्ते तब एक बड़ा हादसा होते होते रह गया जब ये हाई टेंशन तार स्कूल की टीन शेड वाली छत को छू गई। जब ये बात फैली तो मासूम बच्चे भागने लगे। इस भगदड़ में करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। इसी स्कूल की एक और कहानी बताते हैं। इन बच्चों को स्कूल लाने और घर ले जाने के लिए जिन गाड़ियों में भूसे की तरह भरा जाता है उनमें लाल बम लगा हुआ है। जी हाँ, LPG सिलेंडर, जो हर पल उनके साथ मौत के साए की तरह चलता है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमीरपुर, जहाँ सबको शिक्षा का अधिकार कानून की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। ये देखिए, दीवारों पर बोल्ड अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा है और उसके नीचे दरवाजे पर लगा है उतना ही बोल्ड ताला। ये ताला स्कूल की प्रबंधन कमेटी में आपसी खींचतान के चलते लगा है।
बच्चों को पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जाती है। हम लोगों को वेतन जो है तो समाज कल्याण द्वारा दिया जाता है, लेकिन प्रबंधक महोदय द्वारा हमारे वेतन से बोलते हैं नौकरी करने के बदले हमको पैसा दीजिए।